नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष और अशोक महान की कहानी सुनी, लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, शुंग वंश का उदय। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे शुंग साम्राज्य ने मौर्य वंश के बाद भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को नया मोड़ दिया, और इसके बाद हम जानेंगे कण्व वंश की कहानी। जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ इंडो साम्राज्य पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने मौर्य साम्राज्य के पतन की कहानी सुनी। अब समय है उस युग के बारे में जानने का जब शुंग वंश ने भारत की बागडोर संभाली। शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में हुई, जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र ने मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, और उनके साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैली थी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली और कैसे उनका वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में शुंग वंश का उदय हुआ, जिसके पहले सम्राट थे पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मण शासक। इतिहास के कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के खिलाफ कड़े कदम उठाए और सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, जिससे बौद्ध धर्म को कश्मीर, गांधार और बाक्ट्रिया की ओर बढ़ना पड़ा। अशोकवदन और तिब्बती इतिहासकार तरानाथा जैसे स्रोतों में लिखा गया है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को जलाया, स्तूपों को नष्ट किया और बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। हालांकि कुछ लोग इन कथाओं को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निषिद्ध किए गए पशु बलि यज्ञों को फिर से स्थापित किया और सनातन धर्म की सर्वोच्चता को पुनर्जीवित किया। दोस्तों, शुंग साम्राज्य के शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म पर कथित उत्पीड़न के बावजूद बाद के शुंग सम्राटों ने बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई और भरहुत स्तूप के निर्माण में योगदान दिया। उनके शासनकाल में सांची और भरहुत जैसे बौद्ध स्मारकों का नवीनीकरण और विकास हुआ। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि शुंग काल की इन निर्माण गतिविधियों को शाही संरक्षण का परिणाम नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयासों का हिस्सा थी। कुछ लेखकों का कहना है कि गंगा के मैदानी इलाकों में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा थी, जबकि बौद्ध धर्म बाक्ट्रिया के राजाओं के राज्य में फल फूल रहा था। फिर भी कई भारतीय विद्वानों का मानना है कि शुंग सम्राटों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अस्तित्व बना रहा और यहां तक कि उसने तरक्की भी की। दोस्तों, अशोकवदन के अनुसार माना जाता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास शुंग सम्राट पुष्यमित्र ने सांची के मूल स्तूप को नष्ट कर दिया था, जिसे बाद में उनके पुत्र अग्निमित्र ने फिर से बनवाया। शुंग काल के दौरान इस स्तूप को पत्थरों से ढककर लगभग 2 गुना बड़ा कर दिया गया। हालांकि इतिहासकार जूलिया शॉ के अनुसार सांची के इन स्तूपों के निर्माण को शुंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन निर्माणों का संरक्षण शाही नहीं बल्कि सामूहिक था। शुंगों के बौद्ध धर्म के प्रति विरोध के बावजूद सांची के स्तूपों का विस्तार और अन्य संरचनाएं उसी काल में हुई। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग साम्राज्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, शुंग यूनानी युद्ध। यह संघर्ष संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम में वर्णित घटनाओं पर आधारित है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग और यूनानी राजा डेमेट्रियस के बीच के युद्ध को दर्शाया गया है। काबुल घाटी पर विजय प्राप्त करने के बाद डेमेट्रियस ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, लेकिन शुंग साम्राज्य ने इस आक्रमण का डटकर मुकाबला किया और यूनानियों को मथुरा से खदेड़ दिया। इस संघर्ष के बाद शुंगों और इंडो ग्रीकों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, जैसा कि विदिशा के हेलियोडोरस स्तंभ से प्रमाणित होता है। दोस्तों, शुंग काल में कला, शिक्षा और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। शुंग कला शैली मौर्य काल की कला से भिन्न थी, को अधिक भारतीय और स्वदेशी माना जाता है। इस समय में पतंजलि के योग सूत्र और महाभाष्य की रचना हुई, और बाद में कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में इस काल की कथाएं वर्णित हैं। दोस्तों, अग्निमित्र की मृत्यु के बाद शुंग साम्राज्य तेजी से बिखर गया।
शिलालेखों और सिक्कों से पता चलता है कि उत्तरी और मध्य भारत में कई छोटे छोटे राज्य और नगर राज्य स्वतंत्र हो गए थे। 100 ईसा पूर्व के आसपास शुंग साम्राज्य का क्षेत्र घटकर केवल मगध तक सीमित रह गया था, जबकि मथुरा और पांचाल जैसे क्षेत्र स्वतंत्र थे। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव कण्व ने की, जिसने कण्व वंश की स्थापना की। दोस्तों, शुंग वंश के पतन के बाद मगध में कण्व वंश का उदय हुआ। इस वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कण्व ने की, जो शुंग सम्राट देवभूति के मंत्री थे। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर सत्ता पर कब्जा कर लिया और पाटलिपुत्र से शासन किया। हालांकि उनके सिक्के मुख्य रूप से विदिशा और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए, जो कि शुंगों की बाद की राजधानी थी। कण्व वंश के कुल 4 शासक हुए और उनके शासन का अंत 28 ईसा पूर्व में सातवाहनों द्वारा किया गया। कण्व वंश के दौरान शुंग वंश के शासकों को उनके पूर्व साम्राज्य के एक कोने में गुमनामी में जीने की अनुमति दी गई। इस एपिसोड में हम जानेंगे कण्व वंश के उदय और पतन की कहानी। कण्व वंश के पहले शासक वासुदेव थे, जिनके गोत्र के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया। वासुदेव के बाद उनके पुत्र भूमिमित्र ने सत्ता संभाली। भूमिमित्र के नाम वाले सिक्के पंचाल क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं और कण्वस्य नामक तांबे के सिक्के विदिशा और कौशांबी से भी मिले हैं। भूमिमित्र ने 14 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद उनके पुत्र नारायण ने 12 वर्षों तक राज्य किया। नारायण के बाद उनके पुत्र सुशर्मन ने कण्व वंश की अंतिम शासक के रूप में शासन किया। सातवाहनों के हाथों कण्व वंश की हार के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। यह पराजय एक स्थानीय घटना थी, लेकिन इसके बाद मगध का क्षेत्र कौशांबी के मित्र वंश के अधीन आ गया, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी सी तक सत्ता में रहा। पुराणों के अनुसार कण्व वंश के अंतिम राजा की हत्या बलिपुच्छ नामक व्यक्ति ने की, जिसने आंध्र वंश की स्थापना की। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए सिक्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी है। तो ये थी शुंग और कण्व साम्राज्य की कहानी, जो मौर्य वंश के पतन के बाद भारत के इतिहास में उभरे। इन साम्राज्यों ने भारतीय संस्कृति और परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित किया। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको शुंग और कण्व वंश की महत्ता और उनके योगदान से अवगत कराया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडो साम्राज्य को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ भारत के महान साम्राज्यों की और कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।